इससे पहले हम स्वर संधि पढ़े हैं, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का मेल व्यंजन से व्यंजन का होता है या व्यंजन से स्वर का होता है। लेकिन ये याद रखना, जब हम व्यंजन संधि बनाते हैं तो पहले वाले का शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा। स्वर संधि में आपने देखा था स्वर था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन होगा। लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप, दोनों खड़े हो जाओ, सेकंड से दोनों खड़े हो जाओ, ये जो चेयर पर बैठा है और जो लास्ट में, खड़े हो जाओ तुम। हाँ दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बस खड़े रहिए, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ अपवादिक शब्द भी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्वर से स्वर का मेल मिलेगा लेकिन वो व्यंजन ही होगा, तो वो अपवाद वाले शब्द हम आपको अलग बताएंगे। लेकिन मेल कैसे होता है? व्यंजन से स्वर का या व्यंजन से व्यंजन का। लेकिन जो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन ही होगा। अपवादिक जो शब्द है वो अलग होते हैं, वो अलग बताएंगे। देख रहे हैं ना, क और ई मिला ना, ता धन जा, अब दोनों ही व्यंजन हो गए, मिले ना। इनके नियम है, आपको नियम बताएंगे। ता धन हा दोनों व्यंजन है। तो इस रूप में हम देख रहे थे यहाँ पे का धन ई घी बनेगा। अब कैसे बना वो हम आपको बताते हैं। ता धन जा जज बना, ठीक है। ज और आधा आधा जा फिर पूरा जा, यानी कि हम सज्जन लिखते हैं सत धन जन। ये हल का मतलब क्या होता है बेटा? जो व्यंजन होता है हल तभी लगता है जब व्यंजन में स्वर नहीं होता। तो यहाँ है ही व्यंजन संधि। तो जब हम इसको मूल रूप में लाएंगे तो मूल रूप में तो इसमें ना क्या होगा? बिना स्वर का ही होगा ना। तो ये यहाँ पर देखो टूट के लिखा है, लिखा है ना। तो यानी कि इसमें यहाँ पर स्वर नहीं था, इसलिए इसका आधा जा, यहाँ पर जो त है वो आधे जा में परिवर्तित। समझ आ रही है बात? पहले यहाँ समझो फिर वहां से समझेंगे। जैसे यहाँ पर ता है वो धा में परिवर्तित हुआ है, ठीक है, तभी तो ये उद्धार हुआ। कुछ आ रहा है समझ में? अब आपको मैं इधर से समझाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो व्यंजन संधि का नियम पहला क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण से। कैसे? वर्ग के पहले वर्ण का किसी भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। देखो तीसरे वर्ण में ही हुआ है, हुआ है ना। फिर कहता है किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा होता है? कचट तक का च ट त प ब, ये पहले वर्ण है ना, का मेल किसी भी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। कौन से हैं? ये हम आपसे पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। बेटा 8th में है, हमें 8th के हिसाब से भी तो पढ़ना चाहिए ना, बड़ी क्लास है, फिर 9th में आना। कि किसी भी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा, अपनी ही लाइन के कौन से वर्ण में चला जाएगा? तीसरे वाली वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ग ज ड द और व में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे पहला कौन सा? 1 2 3 4 5, ये पांचों का क्रम क्या कहलाता है? नासिक वर्ण। क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण। नासिक वर्ण क्या होते हैं? जो हमारी नाक से ध्वनि निकलती है। आप इनको सीधा नहीं बोल सकते, डा नहीं बोल सकते, आप लोग डा बोलते हैं इसको, जबकि इसमें बिंदी लगी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो ये तो आगत व्यंजन हो जाएगा। हम बोलेंगे क ख ग घ ञ, ठीक है, चा छा जा झा ञ, ऐसे बोलेंगे ना। तो इनकी ध्वनि कैसे आ रही है? नाक से, स्वर इसका नाक से निकल रहा है, ठीक है। तो पहला वाला वर्ग कौन सा? 1 2 3 4, 4 वर्ण है। तो 4 का पहला वाला किसमें बदलेगा? तीसरे में, ठीक है। इसमें 2 घोष होते हैं, 2 अघोष होते हैं, 2 अल्पप्राण होते हैं, 2 महाप्राण होते हैं। ये भी हम आपको जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही हर किसी में कहाँ बदलेगा? तीसरे में। कहाँ बदलेगा? तीसरे में, ठीक है। अब इसको हम बोलते कैसे हैं? जैसे कि अब थोड़ा सा समझे तो ये है हमारा कंठ, क ख ग घ ञ, ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ माने ये गला है, ये हमारा पूरा वाग्यंत्र है, ठीक है। भाषा विज्ञान इसको वाग्यंत्र कहता है, जिसकी सहायता से हम पूरी वर्णमाला को बोलते हैं। वर्णमाला ऐसे ही नहीं बनाई है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर इसको लाए हैं। जो शिव के डमरू से इनकी ध्वनि निकली थी, आ अंगम, ये 5 ध्वनियां निकली थी, जिससे ही वर्णमाला पूरी बनी है। तो ये वर्णमाला ऐसे नहीं कि कुछ
सोच के बना दी, नहीं, इसका एक विज्ञान है। ये केवल कंठ से ही बोला जाता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते इसको, सीधा सीधा बोल के देख लो। आप जीभ को ऊपर तालू से लगा के फिर का बोलो, बोल नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसको बोलने में हमें थोड़ा सा प्राणवायु खर्च करनी पड़ती है, का बोलना पड़ रहा है ना, जोर दे दो। अब ये च बताता है कंठ, ये तालब, कंठ ये तालब है, ये तालब है। तालब यानी कि जो तालू है ना, अपने मुंह के ऊपर का जो तालू है, हिस्सा है, उससे जाके जीभ टकराती है, चा छा जा झा टकराती है ना, ये तालब है। फिर ये मूर्धन है, कंठ तालम मूर्धन है, पूरे मुंह से बोला जाएगा, एक नहीं पूरा से, क्योंकि इनको हम इसीलिए क्या कहते हैं, कठिन वर्ण। सबसे ज्यादा समय भाषा विज्ञान की दृष्टि से वर्णमाला में बोलने में सबसे ज्यादा समय इसी पंक्ति को लगता है, क्योंकि इसको बोलते समय हमें बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है अपनी जीवा पर, अपने कंठ पर, जैसे कि ट ठ ड ढ बोलना पड़ रहा है ना, जबकि हमने देखो ज छ ज झ सीधा बोल गया, लेकिन ये कठिन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। कैसे हैं? इनको हम अर्धपाई व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धपाई। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ सारे जितने भी हैं ये पाई में विभक्त है। पाई मतलब पंक्तियां, लाइन है ना, खड़े पाई में है ना, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे है ना, इसी पे तो अक्षर बने हैं। इस पाई मतलब होते हैं खड़ा हुआ एक लकीर, लकीर पे ही सारे बने हैं, लेकिन ये जो है वो आधी लकीर पर है ना। ये दा भी अर्धपाई व्यंजन है ना, रा भी अर्धपाई व्यंजन है, रा में भी कोई लकीर नहीं। ये इसलिए इनको कठिन वर्ण भी कहते हैं, इन्हें हम अर्धपाई व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता है कंठ तालम मूर्धन दंत। अब ताथा दादा जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ सीधे दांत पे जाकर जोर देगी। यस मैम। देखिए ना, ता था दा धा ना, ऐसे ही बोलेंगे। अब आप ताथा दा दांत हटा दो और फिर ताथा दा को, इसीलिए जो लोग बुजुर्ग होते हैं ना और बच्चे जो होते हैं, जब बहुत जिनके दांत नहीं होते, वो इस पंक्ति को नहीं बोलते। बुजुर्ग लोग नहीं बोल पाते, ता पंक्ति को नहीं बोलते, वो पा पंक्ति को ही बोलते हैं, क्यों? दांत नहीं होते ना। जब दांत नहीं है तो फिर हम उसको बोल ही नहीं सकते। जीव अंदर बाहर चली जाएगी ना, रुकेगी कहाँ? समझ रहे हो? बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, जिनके दांत नहीं होते, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं आते, पूरे दांत नहीं होते, वो ता पंक्ति नहीं बोल पाते। ठीक है। कंठ तालव मूर्धन दंत ओष्ठ। अब पाफा बाबा को जब हम बोलते हैं तो आप दांत पे जोर देके नहीं बोल सकते, इसको ओष्ठ बोले, ओठों से बोले। पा फा दोनों ओठ मिलेगी, पा फा बा फा मा, अरे है ना। ये भाषा विज्ञान कहलाता है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत बड़ी पुस्तक है तिवारी जी की, बहुत बड़ी, अपने लाइब्रेरी में भी है। पता नहीं आपको वो पर समझ नहीं आएगी क्योंकि वो PhD लेवल की है। तो इसमें ये दिया है, भोलानाथ तिवारी जी का भाषा विज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छी किताब है भाषा विज्ञान की वो। तो इसमें भाषा का अपना एक विज्ञान, जैसे आपको गणित में अंक मिलते हैं ना, ऐसे भाषा विज्ञान में अंक मिलते हैं, क्योंकि ये भाषा का बहुत बड़ा विज्ञान है। कम से कम इतनी मोटी पुस्तक है वो भाषा विज्ञान। कैसे बोली, हर वर्ण को बोलने का अपना एक नियम है, पर आप उसको सब गुड़गोबर करते हैं, सब मिला देते हैं एक साथ। सबका बोलने का अपना एक स्थान है। जैसे यहाँ देख रहे हैं अंतस्थ, यर अलावा, अंतस्थ यानी पूरी प्राणवायु खींच के ही बोला जाता है। यर अलावा गूंजता है ये। फिर ऊष्म उड़ता है, श श सह, इसको हम कहते हैं तमूद। ये नियम है, ये सूत्र है इसका। त माने तालब, मु माने मूर्धन, दा माने दंत। ठीक है। आप कहते हैं इसको शक्कर वाला सा, सीटी वाला सा, सपेरे वाला सा, ऐसे नहीं बोलते। ये है आपका तालविश, तमूद बोलते हैं, मूर्धन्य सा और दंते सा। ये सा है, ये सामान्य है, ये हिंदी का प्रचलित जो वर्ण है, क्योंकि हिंदी में ये कम प्रयोग होते हैं, ये ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि ये साधारण है। ये तद्भव शब्दावली में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम रोज तद्भव शब्द ही बोलते हैं, तत्सम नहीं बोलते। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द तो नहीं प्रयोग करते ना। हम कर्ण नहीं बोलते, हम ग्रीवा नहीं बोलते, हम जीवा नहीं बोलते, हम रसना नहीं बोलते, हम अक्ष नहीं बोलते, हम दक्ष नहीं बोलते। कहाँ बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? जीव, है ना। मुख नहीं बोलते, चेहरा बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। हम सामान्य शब्द प्रयोग करते हैं, तो सामान्य में लगभग यही है दंतेसा। दंतेसा मतलब दांत से, जीभ हमारी मसूड़ों से होती हुई सीधे दांत से टकराएगी। ठीक है। ये है आपका तालव्य श। श जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो शीटी आकार की हो जाती है, ऐसे गोल हो जाएगी, और गोल जाके कहाँ लग जाएगी? तालू से, शक्कर, ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही बोलेंगे।
शील, ऐसे ही बोलेंगे ना आप, ऐसे आप बोलते हैं सील, शील, सुशील, ऐसे ही तो बोलेंगे। फिर है श, मूर्धन श, पूरे मुंह के सहयोग से बोला जाए। ये संस्कृत का है, संस्कृत में बहुत प्रयोग। ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो कि दो वर्णों के संयुक्त मतलब होते हैं दो का मिला हुआ मेल होना। तो जब वर्ण दो अक्षरों से, दो वाले वर्णों से मिलकर बन जाता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि देखो क और श का मेल है, षष्ठी। आप इसको क्या कहते हैं? देखो बच्चे यहाँ गलत करते हैं, छात्र और छात्र। छात्र यानी क्षत्रिय धर्म का जो पालन करता है, जो कि सैनिक है ना, राष्ट्र धर्म का जो पालन कर। और ये छात्र कौन है? आप हैं, है ना। तो ये देखो अंतर आ रहा है ना, ये छात्र है, ये छात्र है। त्र, ता, धन, र का मेल है। कहीं देखो हमने हर जगह हल लगाया है, ठीक है। इस चीज का व्यंजन मतलब हल। संस्कृत में आप व्यंजन को हल बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो व्यंजन मतलब मूल रूप हल ही है उसका। हल भी आपका अनिकार्थी शब्द है। हल मतलब किसी चीज का हल निकालना, और हल माने संस्कृत में व्यंजन को भी हम हल बोलते हैं। जैसे कि ज्ञ दिया है, ज धन ञ, ज्ञ बना, ज धन ञ। स कैसे बना? श धन र से ये बना है श्री बोल लिखते हैं ना, श्री। देखो पहले क्या था, जब हमारी, आपने बहुत पुरानी अगर पुस्तकें देखी हो ना, तो उसमें आप है ना सब चीज बहुत अलग देखेंगे। झाको भी कुछ ऐसा देखेंगे, देखो पूरी तरीके से हमें भी नहीं पता, पर कुछ झाको आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसा दिखने को मिलता है। बहुत पुरानी किताबें हैं, जो बहुत पुरानी मतलब जो कि 1800 या 1950 से पहले की भी देखेंगे, या जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद शुक्ल जी वगैरह, तो कुछ इस तरीके की भी कुछ अलग सा बनाते हैं। और जैसे कि वो श्रा को, शाह को भी कुछ वो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे। शाह हमेशा पहले ऐसे बनता था, अब शाह का रूप हमने ऐसे कर दिया, उल्टा हो गया, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, ऐसे हो गया। लेकिन पहले शाह ऐसे ही बनता था। लेकिन ये ना जो हिंदी अकादमी जो करती है ना, रूपों में परिवर्तित करती है, तो उन्होंने परिवर्तित करके, क्योंकि ये झ लिखते थे पहले ऐसे, झांसी लिखा देखा होगा कहीं आपने? झांसी थोड़ा अलग लिखा था पहले, अब झांसी जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया गया। लेकिन आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, जहां तक मुझे पता है ऐसे ही मिलेगा। कहीं देखा होगा ऐसा है वहां पर। तो ये रूपों में परिवर्तित किया है, क्योंकि ऐसे तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे। आप रामचरितमानस पढ़ के देखना, उसमें है ना आपको शब्द देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से लिखे हुए। गंगा कैसे लिखते हैं बच्चे? गंडा पढ़ते हैं उसको, गंडा। वो लिखा क्या है? सही शुद्ध रूप तो है वही, लेकिन अब वो थोड़ा सा बदल गया है, उसको बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो इसको सरलीकरण करके वर्णों को बना दिया है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना। ये हमारी क्या है? देखो अभी हमने आपको सामान्य रूप से वर्णमाला समझाई है यहाँ पर, लेकिन जब इस टॉपिक को पूरा समझाएंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे कौन से महाप्राण है, कौन से अल्पप्राण है, कौन से दो अघोष है, कौन से दो सघोष है, ठीक है। ये भी हम बताएंगे। पूरा एक चार्ट है इसका, पूरा चार्ट बन जाए तो बच्चे इसको समझ। देखो बेटा, अगर ये संधि जो हम आपको लिखवा रहे हैं, आप इन्हें जब तक अपने पास रहेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम तक, तब तक काम आएगी। हमने आपको लिखवाया ही ऐसा है कि आपके लेवल तक काम आए, ठीक है। तो आपको समझ में आया व्यंजन संधि के विषय में? यस मैम। कि अगर पहला कचट तप आएगा, यानी क वर्ग की लाइन या चावर टावर ता वर्ग की पत्ती आएगी, या अंतस्थ व्यंजन आएंगे, तो वो किसमें परिवर्तित होने हैं? किसमें है? व्यंजन नहीं बेटा, कहाँ परिवर्तित होने हैं? पहला वर्ग किसमें होगा? पहला वर्ग किसमें होगा? तीसरे में यही बोला ना, व्यंजन तो व्यंजन में ही होगा बेटा, लेकिन व्यंजन में किसमें होगा ये भी तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, गा में परिवर्तित होना, दिग धन गज, दिग्गज, वाक धन ईस, वागीस, चा का जा में परिवर्तित होना। तो ये सारे तीसरी पंक्ति के है ना, तीसरे वाले वर्ड है। अच धन आदि, आजादी, आजादी कहाँ है? आजादी, हाँ ठीक है। अच माने होता है बेटा जो कि पहले से चला, ठीक है। षट धन आनंद, षडानंद। देखो ता का दा में परिवर्तित होना, भागवत भजन, भागवत भजन। उद्ध धन योग, उद्योग।
सतधन भावना, सद्भावना। फिर क्या है, पा का बा में परिवर्तित होना, तो अप धन ज अब, सुप धन अंत सुबंत। समझ में आ रहा है ना? ये वर्णमाला समझ में आ गई? इसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है बेटा। इसका उधर से फोटो लो।